कुशलता की मंगल कामना के साथ मैं आपके बीच में उपस्थित हूं। उन व्यक्तियों की कहानी, उन व्यक्तियों की अनुभूतियों के साथ, अनुभव के साथ, जिन्होंने हर्ष से अर्श का, घाटी से चोटी का, विफलता से सफलता के शिखर पर कदम रखा है। अब सवाल ये उठता है, जिस रास्ते से उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया, क्या हर व्यक्ति उसी रास्ते पर चलकर उस मुकाम को हासिल कर सकता है? मेरा खुद का विश्वास इस पे नहीं है, परंतु उनके द्वारा जो ये मुकाम हासिल किया गया है, इससे जो उनकी अनुभूति है, अनुभव है, वो हर व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में, रास्ते में जब वह चलेगा तो उसके काम जरूर आएगा, ये मेरा विश्वास है। तो कुछ अनुभूति, अनुभव जो उन्होंने साझा किया, उसको कलेक्ट कर, संग्रह कर हम आपके बीच में उपस्थित हैं और हमने इसे एक जिस शीर्षक से इसे नवाजा है, वह सफलता के लिए 7 सोपान, यानी ये सीढ़ियां 7 है। पहले हमने कहा है इसके अलावे भी होंगे, लेकिन ये अनुभूति है, अनुभव है जो आपके काम आएंगे। सबसे पहले हम जब सफल होना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा एक मुकाम हो, हमारी पहचान हो। हम सफलता को पहले एक सोचे कि किसे कहेंगे कि सफल है। दुनिया में सफलता विफलता रिलेटिव है, किसी संदर्भ में देखने से, कल की तुलना में मैं आज अपने को देखूं, दूसरे की तुलना में मैं अपने को देखूं, किस यानी कहने का अभिप्राय कि संदर्भित बिंदु है। तो जब सामान्यतः सफल होने का अभिप्राय होता है, हम जिस लक्ष्य को रखते हैं उस लक्ष्य पर पहुंच जाना, हम शोहरत के मुकाम पर पहुंच जाते हैं, तो कहते हैं कि हम सफल हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जो पहला सीढ़ी, पहला सोपान इसका है, हैव ए ग्रेट एटीट्यूड, नजरिया। एटीट्यूड एक महान नजरिया आपके पास हो। अब नजरिया को थोड़ा ठीक से समझ लेने की आवश्यकता है। नजरिया 2 तरह के होते हैं, एक खुद के प्रति और दूसरा गैरों के प्रति, समाज के प्रति। पहले हम खुद के प्रति नजरिया को स्पष्ट और बेहतर रखें। हम कभी अपने आप को ये न सोचें कि जो काम हमने सोचा है करना, इस काम को करने के लिए मुझसे बेहतर इस दुनिया में कोई व्यक्ति है। जिस काम को भी हमने करना सोचा है, हमें सोचना पड़ेगा इस काम को करने के लिए जो दुनिया का सबसे बेहतरीन व्यक्ति है वह मैं। जिस स्थल से इस काम को शुरू किया जा सकता है, उसी स्थल पर मैं अभी खड़ा हूं। और जो समय इस कार्य को करने के लिए, आरंभ करने के लिए सबसे बेहतर है, कुछ कहते हैं ना शुभ मुहूर्त, जिस पल में आप जी रहे होते हो, यही सबसे बड़ा शुभ मुहूर्त होता है। ये खुद के प्रति नजरिया है। आप हमेशा अपने आप को समझाइए, आपका काम, आपने जिस लक्ष्य को रखा है उसको करने की योग्यता, पात्रता आप में है। आप एक अद्वितीय व्यक्ति हो, अद्भुत व्यक्ति हो। ईश्वर की का हर कृति, हर एक अस्तित्व जो जिसका निर्माण ईश्वर के द्वारा हुआ है, उसकी किसी दूसरे से तुलना नहीं की जा सकती है। सिमिलरिटी कुछ हद तक हो सकती है, परंतु कन्ग्रुएंसी संभव नहीं है। इसलिए हमने बात की खुद के नजरिए की, यानी हमारा नजरिया खुद के प्रति महान होना चाहिए, खुद के प्रति स्पष्ट होना चाहिए, खुद के प्रति नकारात्मक विचारों से दूर होना चाहिए। एक बात हमें ध्यान में हमेशा रखना चाहिए, यस और नो, ये 2 अंग्रेजी के शब्द हैं, लेकिन इन दोनों के प्रभाव ठीक एक दूसरे के अपोजिट है। जब हम यस करते हैं, हाँ बोलते हैं, तो जितने भी एनर्जी के प्रकोष्ठ हैं हमारे शरीर में खुल जाते हैं और हमारा संपूर्ण शरीर ऊर्जावान हो जाता है। लेकिन एक शब्द साधारण सा NO, नो, नहीं, ना बोलने के साथ वो शब्द के सब बंद हो जाते हैं। तो पहला निवेदन मैं आपसे करूंगा, खुद के प्रति नो, ना, नहीं शब्द का कम से कम प्रयोग करें। खुद के प्रति करें, मैं वो व्यक्ति हूं जो इस काम को कर सकता हूं, हमारे लिए यह काम बना है, मैं इसे बेहतर ढंग से संपन्न कर सकता हूं, इसका विचार रखें। तो ये था हमारा हैव ए ग्रेट एटीट्यूड। जब दूसरे पैमाने पे पहुंचते हैं, दूसरा जो जिन लोगों की हमने जैसा चर्चा किया कि ये अनुभूति है, उन लोगों की जिन्होंने बहुत नीचे से ऊंचाई तक का सफर, घाटी से चोटी तक का सफर, यूं कह ले जिन्होंने चांद पर, एवरेस्ट पर कदम रखा है, उनकी अनुभूतियों की बात है। दूसरा है चूज द करेक्ट टेरिटरी, सही क्षेत्र का चयन करना।
सामान्यतः एक व्यक्ति से पूछे तो कहता आई कैन डू एवरीथिंग। मैं भी मानता हूं कि आप सब काम कर सकते हो, लेकिन मैं इस संदर्भ में आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप सब काम कर सकते हो, परंतु सारे काम करने के लिए आप बने नहीं हो। इसलिए हमें चुनना पड़ेगा अपने लिए सुंदर क्षेत्रों का चयन, और ये आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। आप अपनी वृत्ति को पहचानिए, अपनी प्रकृति को पहचानिए, और क्षेत्र का चयन करने वक्त बहुत ध्यान में रखना है। कई बार हमारी मुलाकात कुछ ऐसे विद्यार्थियों से हुई है जो कहता है मैं बायोलॉजी पढ़ना चाहता हूं। हमने उनसे पूछा बायोलॉजी क्यों, क्या बायोलॉजी से आपकी अभिरुचि है बायोलॉजी में? तो नहीं, मुझे गणित से डर लगता है। मैं यहां सावधान करना चाहता हूं, गणित से भयभीत होकर के बायोलॉजी मत चुनिए। बायोलॉजी से मोहब्बत है, बायोलॉजी से लगाव है, तब उसे चुनिए। आप किसी को कहने जाएंगे अगर यार कि तुम मेरी मोहब्बत नहीं हो, मोहब्बत मेरी कोई गैर है, लेकिन उससे काफी मैं थोड़ा सा मैं दूर हूं, इसलिए मैं तुम्हारे पास हूं। अब जरा सोच लो कैसे आप कर सकते हैं। इसलिए क्षेत्र का चयन अपने पसंद से करना चाहिए, अपनी नापसंदगी को क्षेत्र मत बनाए। जब हम क्षेत्र अपने पसंद का चुनते हैं, बायोलॉजी मेरी पसंदीदा विषय है इसलिए मैं ले रहा हूं, गणित से मेरा पसंदीदा विषय है इसलिए मैं ले रहा हूं। ऐसा नहीं कि गणित का कोई टीचर नहीं है इसलिए मैं सोचा कि कॉमर्स लेके पढ़ रहा हूं। कॉमर्स में मेरा इंटरेस्ट तो है, लेकिन कॉमर्स का कोई आस पड़ोस में शिक्षक नहीं मिल रहा है, इसलिए हमने सोचा कि आर्ट्स लेके पढ़ रहे हैं। ये समझौतावादी मत बनिए। जितना हम समझौतावादी होते हैं उतना हमारे सामने परेशानी पैदा होती है। इस लिहाज से सबसे पहला काम हमें ये करना है कि क्षेत्र का पहले तो अपने नजरिया को स्पष्ट रखें और क्षेत्र का सही चयन करें। जब क्षेत्र चयन कर लिए, पसंद से आ गए हैं, तो फिर एक बात ध्यान में रखना है, क्षेत्र जब चयन हो गया है तो उस क्षेत्र में पूरी तरह से काम करें। चूज द करेक्ट टेरिटरी एंड वर्क द टेरिटरी करेक्टली। अपने क्षेत्र में पूरी तरह से काम करें। अब ऐसा नहीं चले थे, 2 कदम चला था, काफी सुहाना सफर था, क्या बेहतर नजारे थे, कुछ कदम और आगे बढ़ाए, रास्ते में कंकर मिला, पत्थर मिला, घाटी मिली, और हमने कहा अरे हमने तो क्षेत्र ही गलत चुन लिया था, अब लौट चलते। हरिवंश राय बच्चन ने एक कविता में कुछ पंक्तियां लिखी है, उसे मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं और आप इसे समझने की कोशिश करेंगे। है अनिश्चित कब गिरी कब गह्वर मिलेंगे, कब पर्वत मिल जाए कब घाटी मिल जाए कोई नहीं जानता है। जीवन के मार्ग में, चाहे वह मार्ग पढ़ाई के मार्ग का मार्ग हो, किसी व्यवसाय का मार्ग हो, खेल का मार्ग हो, किसी मार्ग में आप जाएं, कब क्या मिलने वाला है यह अनिश्चित है। इसलिए लिखते है अनिश्चित कब गिरी कब गह्वर मिलेंगे, है अनिश्चित कब बाग बन सुंदर मिलेंगे। तो सुंदरता मिली तो हम सोच रहे थे सब कुछ ठीक ठाक है, और जो ही पर्वत मिला, झरना मिली, घाटी मिली, गड्ढे मिले, सोचने में आ गया ये क्या हो गया, हम शायद गलत रास्ते का चयन कर लिए हैं। मैं सावधान करना चाहता हूं, वो रास्ता गलत नहीं है। दुनिया में ऐसे कोई रास्ते बने ही नहीं हैं जिस रास्ते में ये सब की अनुभूति नहीं हो, और जिस रास्ते में ये ना हो, गड्ढे ना हो, तपती जमीन ना हो, ऊपर में आसमान ना हो, और इस तरह से अगर समझा जाए कि राह में परेशानियां ना हो, समझ लेना परमात्मा तुम्हारे साथ षड्यंत्र कर रहा है। जो सोनापन से भरा रास्ता है उस पर कोई जाता ही नहीं। तो हमें इस बात का स्मरण रखना चाहिए, टेरिटरी को कंप्लीटली करनी चाहिए। अब इसको थोड़ा इस रूप में भी देख सकते हैं। एक साधारण एक व्यक्ति को अगर कहा जाए ताश की एक गड्डी से लाल पान का इक्का निकाल, एक गड्डी उसे पलट करके दे दिया गया है और कहा जाए लाल पान का एक इक्का निकालो। हम जानते हैं 52 पत्ती में केवल एक इक्का लाल पान का होता है। संभव उसने पहला पत्ता खींचा और लाल पान का इक्का ना मिले, दूसरा खींचा वह भी ना मिले, तीसरा खींचे यह भी ना मिले, और 4-5 बार खींचने के बाद उसने यह तय कर दिया हो कि इस गड्डी में लाल पान का इक्का है ही नहीं, इसे कहा जाएगा कि उसने कंप्लीटली वर्क नहीं किया। 52 पत्ती है, 52 कार्ड है, 52 बार आप खींच करके देखिए, जैसे जैसे खींचकर आप अगर ऐसा है आपने एक पत्ती खींचा और उसे अलग रख दिया तो 51 बच गए हैं, और प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी लाल पान के कार्ड की जब हम उसके एक एक पत्ते को अलग करते चले जाएंगे। तो हमारा स्पष्ट मत है, हमें काम पूरी तरह से करना चाहिए। एक साधारण प्रोडक्ट सेल करने वाला एक सेलर था। एक गांव में एक गली से गुजरा
जब वो 10 से 11 बजे के बज रहे होंगे दिन के दोपहर में एक दरवाजे को लॉक करता है तो एक महिला निकलती है और झल्लाती उसे कहती है, क्यों तुम मुझे डिस्टर्ब करने के लिए चले आते हो? उसने कहा, मैम मैं एक प्रोडक्ट लाया हूँ, बड़ा उपयोगी है आपके लिए। कहते, हटाओ हटाओ ये सब हटाओ, मुझे ये सब नहीं चाहिए। वह शॉप सेलर, वह जो बेचने वाला था, फेरी वाला कह ले, वह सोच में पड़ जाता है। सोच में पड़ जाता है कि क्या सचमुच कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं बेकार की वस्तुओं को बेच रहा हूं। साहस करके दूसरे घर, तीसरे घर, चतुर्थ घर जाता है और इस प्रकार से सारे घर में, शुरुआत के घर में उसे केवल बस यूं ही किसी ने कहा, छोड़ो मुझे नहीं लेना है। किसी ने कहा कि तुम मेरा टाइम बर्बाद करते हो। किसी ने कहा, पहले ही मेरे यहां बहुत पड़े हुए हैं। और उसके अंदर 3, साढ़े 3 बजे शाम में ये बोध होने लगता है कि शायद मैं जिस सामान को बेच रहा हूं सामान खराब है, या फिर मेरी शैली गड़बड़ है, मेरी शैली में खामी है। लेकिन एक स्थान पर बैठ करके वो सोचा, अभी कुछ घर बचे हैं। सारा उस गली के सारे घर में नहीं गया था, 2, 3, 4 घर बच चुके थे। सोचा चलो जो होगा कल से देखा जाएगा, ये 3, 4 घर भी कर ही लेते। आश्चर्य होगा जब वो अंतिम घर पे पहुंचता है तो वहां 8-10 लोग बैठे थे। उसने जब कहा कि देखिए मैं ये सामान लाया हूं, और बैठाया जाता है उसको से पूछा जाता है, बताओ कैसा है, किस तरीके का फंक्शन करता है। और उसी स्थान पर उन 8-10 लोगों ने उस सामान को खरीदा। और सबसे बड़ी बात तो तब होती है कि उसके बाद जो लोग थे, जो उस गली के थे, उसे बुला बुला कर उससे खरीदना शुरू कर देते हैं। इसलिए वर्क द टेरिटरी करेक्टली काम पर, अगर काश उसने अंतिम गली के अंतिम घर तक अपने कदम नहीं पहुंचाए होते तो वह इस मान्यता के साथ वापस लौट जाता कि मेरा यह प्रोडक्ट बिक्री लायक नहीं है और मैं बेचने लायक व्यक्ति नहीं हूं। इसलिए निवेदन करना चाहूंगा, अगर 2 साल 2 वर्ष का कोई कोर्स है, 6, 8 से 9 महीने तक का आपने अगर लक्ष्य रखा है तो कंप्लीटली कीजिए। कई बार ऐसा होता है, आपने कोई कहानी पढ़नी शुरू की, कोई किताब पढ़ना शुरू किया, पहली पंक्ति समझ में नहीं आई, पहला पैराग्राफ भी समझ में नहीं आया, निराश मत होइए, पढ़ते चलिए। हो सकता है अध्याय का अंतिम पंक्ति, अध्याय का अंतिम पैरा, किताब का अंतिम पन्ना शायद आपके पीछे के सारे परिश्रम को स्पष्ट कर दे और सारा पारितोषिक आपको दे दे। इस लिहाज से यह निवेदन मैं करूंगा, वर्क द टेरिटरी कंप्लीटली। यह निवेदन मैं आपके बीच में कर रहा हूं, लेकिन यह निवेदन मेरा नहीं है, यह निवेदन उन लोगों के हैं जो सितारों की बस्ती में सफलता का आसमान में सितारों की तरह चमक रहे हैं। उनका है यह निवेदन आपसे। इसके बाद है यूटिलाइज द टाइम एंड रिसोर्सेज। समय संसाधन का सदुपयोग कीजिए। समय और संसाधन जो पल बीत रहा है इसका उपयोग करना सीखें। जो आपके आस पड़ोस है उसका उपयोग करना सीखें। हमने कई बार तैयारी करने वाले लोगों को देखा कि कहा मैं दिल्ली जाऊंगा तो यूपीएससी की तैयारी करूंगा। अब दिल्ली जाना तो कर लेना, लेकिन आज जहां हो वहां से करना तो शुरू करो। अब जहां पर हो जो भी जितना ही रिसोर्सेज है, जितना ही संसाधन है, इसका आप इस्तेमाल करना सीखिए और परमात्मा पर विश्वास कीजिए। जो ही आप सर्च करना जितना है इतना करते हैं तो जो नहीं है उसको परमात्मा उसकी आपूर्ति करना शुरू कर देता है। किसी न किसी व्यक्ति को किसी न किसी रूप में आपसे मिला देगा जो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है आप समय का उपयोग करें, संसाधन का उपयोग करें और सबसे बढ़कर स्वयं का उपयोग करें। सबसे ज्यादा परेशानी होती है हम स्वयं का ही ठीक से उपयोग नहीं कर पाते। हमारे पास जितनी संभावनाएं हैं, जितने सामर्थ्य हैं, इसका हम सही ढंग से उपयोग नहीं कर पाते। इसलिए हमें अपने आप का उपयोग करना चाहिए, समय का उपयोग करना चाहिए और जितने ही आस पड़ोस में रिसोर्सेज है, संसाधन है, जो पुस्तक है, जो टीचर है, जो सीनियर है, उनसे आप पहले राय लें, मशविरा लें और जो उनको उसे लगता हो कि ये मैं कर सकता हूँ उसे तो कम से कम आप करते चलो। लेकिन नहीं, हम वहां जाएंगे तो ये करेंगे, हम वहां जाएंगे तो ये करेंगे, ये जब जो व्यक्ति कहता है तो थोड़ा सा परेशानी वाली बात होती है। इसलिए हमने कहा अगला कि आप यूटिलाइजेशन करें, समय और संसाधन का सदुपयोग करें। और अगला देखें, ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ, खुद पर विश्वास करें।
बहुत मुश्किलाहट होती है। सब लोग सोचते हैं कि मैं कुछ कर सकता हूँ और सब में कुछ करने की संभावना भी रहती है, सब में सामर्थ्य भी है। कविवर दिनकर जी ने लिखा है, गुण प्रखर एक से बढ़कर एक गुण हर इंसान के अंदर होता है, गुण प्रखर छिपे हैं मानव के भीतर। हर इंसान के अंदर एक खास चीजें हैं जो उसके अंदर ही है। इसके लिए आगे लिखते हैं, मेहंदी में जैसे लाली हो बत्ती का बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं बन पाता है। बत्ती का बीच उजियाली तो होता है, बत्ती में है उजाला प्रकाश है, लेकिन लालटेन केवल खरीद कर ला देने से घर में रोशनी नहीं होती, उसे जलाना पड़ता है। अब किसी ने मुझे कह दिया हो कि लालटेन में रोशनी है, हम लालटेन खरीद करके ले आए, लेकिन तेल और जो बत्ती है इसको जलाएगा कौन? तो जितने हम सब उसी प्रकार से खास दीपक हैं, लेकिन अपनी साधना से, स्वयं साधना से मुझको उसे जलाना पड़ता है। इसलिए उन्होंने लिखा, बत्ती का बीच उजियाली है, लेकिन क्या बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। हमारे अंदर जितने रिसोर्सेज हैं, जितनी चीजें हैं, सब बिखरे 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 पड़े हैं। इसलिए कविवर दिनकर लिखते हैं, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। बिखरा बिखरा है तो केवल फूल पंखुड़ियां हैं, फूल हैं, लेकिन जब हम सूत धागा का इस्तेमाल कर उसे एक माला का रूप दे देते हैं तो उसे लोग गले में पहनते हैं, वो हार बन जाता है। और ये कब होगा? जब आपको खुद पर विश्वास होगा। आपको अपने ही अंदर का विश्वास अगर डगमगाया हो तो आप में भले ही कितनी ही लालिमा हो, कितना ही प्रकाश हो, कितना ही आप में अमृतत्व भरा हो, लेकिन उसका कोई विशेष लाभ आप में नहीं हो पाएगा। रत्न की ढेर पर बैठा, कई बार ऐसा व्यक्ति होता है जो सबके सब बैठा है। छोटी सी घटना मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। एक मल्लाह प्रत्येक दिन मछली मारने जाया करता था। एक दिन अचानक थोड़ा सा उसे समय का पता नहीं चला, रात्रि देर गई, रात्रि थी, वो समुद्र नदी के किनारे पहुंच गया और जब वहां पहुंचा तो उसे लगा कि अभी रात शायद बहुत बची है। सोचा कहां लौट करके घर जाऊं, इसी जगह इंतजार करता है सुबह का। बैठ करके कुछ दूरी पर अंधेरा में उसे ऐसा लगा कि एक टीला दिखाई दे रहा है। उस टीले पर वह बैठ गया। नदी की धारा बह रही थी और उसमें वह जिस टीले पे बैठा था उस टीले पर से एक एक पत्थर फेंके जा रहा था। छपाछप नदी की धारा के साथ पत्थर की आवाज उसकी को अच्छी लग रही थी। उसके आंख भी कब बंद हो गए पता नहीं चला। रात्रि थी भी, पूरा जिस पत्थर की ढेर पर बैठा था वो पूरा पत्थर फेंक दिया। धीरे धीरे प्रातः हुई और पत्थर का एक टुकड़ा, अंतिम टुकड़ा उसके हाथ में था। तो वो सोचा, जरा मैं जिसे मैं फेंका हूं देख भी तो। तो जब वह देखता है तो वह शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि जिसे वह बैठकर फेंक रहा था वो रत्न की ढेर पर बैठा था। हम लोग कुछ इसी तरह से समय रूपी नदी में हम ऐसे ही कुछ अपनी संभावनाओं को, अपने सामर्थ्य को फेंके जाते हैं। कहानीकार ने कहा, किस्मत वाला फिर भी वो माना था कि कम से कम अंतिम पत्थर फेंकने से पहले वह जाग तो गया। मैं आपसे अपील करूंगा, विश्वास रखिए खुद पर, और विश्वास सबसे बड़ा रत्न होता है। आप ऐसा कर सकते हैं। इसका विश्वास अगर आप में है तो आप निश्चित ही उसको कर सकते हैं। लास्ट छठा स्टेप हमारा ये है, नो व्हाई यू आर हियर एंड व्हाट यू आर डूइंग। जिस क्षेत्र के लिए आपने चयन किया है, अगर आपके क्षेत्र यूपीएससी के हैं, आपके क्षेत्र बीपीएससी के हैं, आपके क्षेत्र एनडीए के हैं, आपके क्षेत्र किसी भी सेवा में जाने के हैं, तो हमेशा जाने। आप जहां कहीं भी हो उस क्षेत्र से अपने को दूर मत कीजिए। हर कुछ समर्पित उसी में हो। आपका खाना उसी के लिए, पहनना उसके लिए, आपके विचार, बात, संवाद, चाल चलन सब कुछ उसके जैसा होना चाहिए। हमेशा जानिए व्हाई यू आर हियर, आप यहां हो क्यों, आपने जो चुना है उसी के लिए आप जाए, उसी के लिए हो। एंड व्हाट यू आर डूइंग, जो हमने क्षेत्र चुना है, कहीं हमने काम तो कुछ हम उसके विपरीत तो नहीं कर रहे। जब हमारा समस्त कार्य अपने क्षेत्र के प्रति समर्पित हो जाएगा, खाना, सोना, पीना,
बैठना, चलना, खेलना, कूदना, घूमना, वार्ता करना सब समर्पित अपने क्षेत्र के प्रति होगा, मैं अखंड विश्वास के साथ कहता हूं कि फिर आपके को निश्चित ही आपका जो लक्ष्य है आपके करीब में आ जाएगा और आपको निश्चित ही प्राप्त होगा। लेकिन जो व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाता है, परेशानी उसकी है, हम क्षेत्र कुछ चुनते हैं और अपने समय का बहुत बड़ा हिस्सा दूसरे क्षेत्र में खर्च कर रहे हैं। किसी का हिस्सा होगा खेलना, वो अगर 16 घंटा ट्रैक पे काम कर रहा है तो उसने क्षेत्र चुना था, लेकिन आपके लिए खेल अगर केवल मनोरंजन है तो आप अगर आपने सोचा है कि मुझे सेना में जाना है तो आप यह महसूस कीजिए कि खेल के मैदान में भी आप जब जाइए तो सोचिए यह कि एक सैनिक खेल रहा है। यह अलग बात है कि आप जिसके साथ खेलो वो खिलाड़ी के हैं, लेकिन आपको सोचना चाहिए कि मैं एक सेनानी हूं और खेलने के लिए आया। तो ये मैं कहूंगा, हमेशा अपने आप को बताते रहिए, जताते रहिए आप क्यों हो और क्या कर रहे हैं। और सफलता के इस पायदान पर पहुंचने के लिए जो बहुत जरूरी है वह है खुद को नियंत्रित रखना, खुद को संयमित रखना, खुद को कंट्रोल में रखना, खुद को अनुशासित रखना। बड़ा मुश्किल है यार, अपनी इंद्रियों को बस में रखना। कान जो जो सुन सके उसे सुनने मत दीजिए, उसे नियंत्रित रखिए और जरूरत की चीजें सुनने के लिए उसे करिए। आंख जो जो दृश्य को देख सकता है उन सारे दृश्यों को देखने की इजाजत अपनी आंखों को मत दीजिए, केवल उन्हीं तस्वीरों को देखने की इजाजत दीजिए जो आपके क्षेत्र से वास्ता रखता है, आपके लक्ष्य से वास्ता रखता है और आपको लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। इसलिए अपनी इंद्रियों को बस में करना सीखिए, उसे बांधिए, उसे तट दीजिए, उसे बहकने मत दीजिए। जो बहक जाता है, भटक जाता है, भटका हुआ बहका हुआ व्यक्ति लक्ष्य से दूर हो जाता है। नदियां गिरती जहां से निकलती है वहां से उसका लक्ष्य समुद्र है तो वह तटों में, पाटों में बहती है, बांधों के बीच में बहती है, किनारों में बहती है। जो नदी ऐसा नहीं करती और किनारों पर प्रहार कर कुछ श्रृंखलता दिखाते हुए जो धारा उससे बहक कर दूर हो जाती है वो समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है। किसी के ऐसे चौर में, किसी ऐसे ही पड़े हुए किसी गड्ढे में पड़ा उसका जल सड़ रहा होता है। तो अगर नदी की बूंद को, नदी की धारा को सागर का हिस्सा बनना है तो हमें अपने आप को नियमित जीवन जीना पड़ेगा, संयमित जीवन जीना पड़ेगा, नियंत्रित जीवन जीना पड़ेगा। एक बात हमें यहां ध्यान में रखना है, अगर अनेक नदियां हैं सागर में आती है, अब देखिए हम जब लक्ष्य है कि हमें खिलाड़ी बनना है तो खिलाड़ी के माध्यम से भी जब खेल के शीर्ष पे पहुंच जाएंगे, सागर तक पहुंच जाएंगे तो मुझे तमाम अनुभव मिल जाएंगे। सागर तो रत्न का खजाना है, रत्न गर्भा है। लेकिन एक साथ अगर एक व्यक्ति चाहेगा कि वो खिलाड़ी भी हो जाए, वो थोड़ा साहित्यकार भी हो जाए, वो थोड़ा इतिहासकार भी हो जाए, वो थोड़ा भूगोलवेता भी हो जाए, थोड़ा वैज्ञानिक भी हो जाए, तो ध्यान में रखिएगा तब आप कुछ भी नहीं हो पाएंगे। एक कथा है, कहा जाता है कि एक बार जंगल में लोगों ने ये सोचा, जंगल के प्राणियों ने यह सोचा कि हम ऐसा एक कॉलेज खोलते हैं जिसमें ऑलराउंडर बनेंगे। लेकिन कुछ ही देर में इस मान्यता को हटाना पड़ गया, क्योंकि जब उसके स्टूडेंट सब आए तो मछलियां तैरना भूलने लगी थी, पक्षी उड़ना भूलने लगे थे। तो ध्यान में रखेंगे, हमें ऑलराउंडर नहीं बनना है, हमें पहले अपने क्षेत्र को पहले चयन करना है। मंजिल तक जब आप पहुंच जाइएगा, हमने कहा सागर में जब पहुंच जाए उसके बाद यानी छत वहां पर पहुंच जाएंगे। अब सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के माध्यम से वहां तक पहुंच गए हैं, उनके पास सारा अनुभव आ गया। लेकिन रास्ता क्या चुना था? अपने जीवन को जब तैयारी के वक्त में थे तो किस पे ज्यादा वक्त दिया? क्रिकेट के लिए दिया। जो भी हमारा क्षेत्र है, टेरिटरी का चयन करने के बाद कंप्लीटली उस पर लगे रहें और तब हम अपेक्षा करते हैं कि जो आपका अभिष्ट लक्ष्य है वो आपको प्राप्त होगा। इस अपेक्षा के साथ कि आप अपने लक्ष्य पर पूर्ण ईमानदारी के साथ लगे रहेंगे, हमारी शुभकामना आपके साथ है और आप अपने क्षेत्र में अपना श्रेष्ठ अर्पित कर सके। श्रेष्ठ समर्पण हमेशा ध्यान में रखना है कि व्यक्ति को जब देना किसी को कुछ हो तो कंजूसी नहीं बरतना चाहिए। अब इतना देना नहीं चाहिए।
जब दे रहा हो तो संपूर्ण दे। अपने इसलिए क्षेत्र का चयन करने के बाद जो क्षेत्र आपने चुना है उसको अपना सर्वश्रेष्ठ दे दे। अर्थात ऐसे भी कह सकते हैं सब कुछ दे दें, कुछ बचा के न रखें। खाना पीना सोना सब कुछ, तन समर्पण मन समर्पण और यह जीवन समर्पण सब कुछ। अब इसी ऐसा नहीं कि टुकड़ा टुकड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा। और दूसरी बात, कभी किसी तरीके का एक्सक्यूज मत ले। ये नहीं कि काम को करने के लिए कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तरसों कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं कीजिए। बस सोचिए हमेशा कि जो पल अभी पल चल रहा है इससे कोई बेहतर पल नहीं है। आप हमने जो ये सूत्र 7 सीढ़ियां 7 सोपान आपके बीच में रखा, ये केवल सूत्र हैं, इशारे हैं। और ये भी नहीं सोचना चाहिए कि इसे सुन लेने से हम वहां तक पहुंचे। किसी ने इशारा किया हो चांद उधर है, उस पर उधर चले, और उंगली पकड़ लेना चांद पर पहुंचना नहीं हो जाता। तो ये केवल सीढ़ियां हैं, सोपान बताए गए हैं, और इसे सुन लेने और केवल सुन करके इसे अपने अमल में नहीं लाने से हम यहां नहीं पहुंच सकते। इसलिए सुनने का विषय केवल नहीं था, सुनने के साथ साथ इसे आत्मसात करने का विषय है। तो आप आत्मसात करें, आपका लक्ष्य आपको मिले। और ध्यान में रखना है हमेशा हमें कि लक्ष्य की ओर जितना कदम, जिस गति के साथ आप कदम बढ़ाते हैं, उससे कहीं ज्यादा दोगुनी गति के साथ लक्ष्य आपकी ओर चलती है। अब सोचिए, लक्ष्य जो समझ ले थोड़ा सा, आप स्वतंत्र वेरिएबल है, स्वतंत्र चर है, और लक्ष्य को स्वतंत्र चर माने तो स्वतंत्र चर के अनुदिश चलता है। हमने कहा ट्वाइस, रेट जो उसका है दोगुना है। परंतु सवाल यह है कि स्वतंत्र चर का मान ही शून्य हो तो स्वतंत्र चर का दोगुना कर दीजिए, 2 × 0। इसलिए स्वतंत्र चर आप है, आपके द्वारा अगर एक कदम उठाया गया है 2 कदम, आपने यदि 1 घंटा अगर आप अपने लिए काम किया है, सफलता की देवी लक्ष्य जो है आपके लिए 2 घंटा के लिए काम करे। लेकिन पहला जो निवेश है उसे आपको करना पड़ेगा। पूरी ईमानदारी के साथ आप निवेश करें, आपका जीवन सफल हो, समृद्ध हो, और आपके जीवन की सफलता से सब आपका समाज, आपका परिवार, हमारा देश समृद्ध हो। तमाम शुभकामनाएं आपके साथ है, मेरी तमाम शुभकामनाएं आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद।